हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 1 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आज हम सब करेंगे 2017 का पेपर का जबरदस्त हल। चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। आदर्शवाद का योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का योगदान किस में है? उद्देश्य में है। ठीक है, तो आदर्शवाद आइडियलिज्म शिक्षा के उद्देश्यों एम्स ऑब्जेक्टिव्स के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मानता है। कौन? आदर्शवाद। अगला प्रश्न, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? तो राम मूर्ति समिति 1990 गठित की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में 1990 में यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक संशोधन सुझाव करने के लिए गठित की गई थी। राधाकृष्णन आयोग की संतुष्टियां संबंधित थी। तो राधाकृष्णन आयोग की संतुष्टि किससे संबंधित थी? हमारी उच्च शिक्षा से। राधाकृष्णन आयोग 1948-49 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद यह पहला शिक्षा आयोग था और इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में सुधार करना था। अगला प्रश्न, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 में। चार्ल्स वुड के 1854 के घोषणा पत्र वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। तो कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख जो थी राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी। महिलाओं की शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अंधों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ब्रेल लिपि ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार लुई ब्रेल ने 1824 ईस्वी में किया था। यह नेत्रहीन छात्रों को पढ़ने लिखने में मदद करने वाली उभरे हुए बिंदुओं की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम? 1997 और 98 में। भारत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का प्रथम चरण 1994 में शुरू हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम द्वितीय चरण के तहत 1997 और 98 में प्रभावी रूप से शुरू माना जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव किसने दिया था? हार्टोग समिति ने। 1929 की हार्टोग समिति ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की समस्या को क्या कहा था? उसको ध्यान आकर्षित किया था। अपव्यय मतलब वेस्टेज और अवरोधन मतलब स्टैग्नेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम यूपी बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 में पारित किया गया था, जिसके तहत बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था सन 1958 में। भारत सरकार ने शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए 1958 में राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया है वह है, कौन सी धारा है? धारा 45 में। मूल संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद धारा 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। वर्तमान में यह अनुच्छेद 21A के तहत मूल अधिकार भी है, लेकिन पुराने संदर्भ में धारा 45 सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है।
तो वैदिककालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। वैदिककालीन शिक्षा पूर्ण रूप से वेदों और वैदिक साहित्य पर आधारित थी। अगला प्रश्न हमारा, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। फ्रेडरिक फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है, जिन्होंने 1837 में किंडरगार्टन बालवाड़ी प्रणाली शुरू की थी, जिन्होंने बच्चों को पौधा और शिक्षक को मालिक कहा था। अगला प्रश्न हमारा, पौंडीचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी। तो पौंडीचेरी में श्री अरविंद घोष ने क्या की थी, आश्रम की स्थापना की थी। श्री अरविंद घोष ने अपने जीवन का उत्तरार्ध पुदुचेरी में बिताया और वहीं 1928 में श्री अरविंद आश्रम की स्थापना की। उनका शैक्षिक दर्शन सर्वांगीण शिक्षा कहलाता है, मतलब इंटीग्रल एजुकेशन। अब आए अति लघु प्रश्नों पर। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को मालिक कहने वाले विचारक कौन थे? फ्रोबेल थे। उन्होंने ही किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की थी। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद जो है वो ईश्वरीय सत्ता और शाश्वत मूल्यों जो पहले से निर्धारित होती है ना, उनमें आस्था नहीं रखता। ये सत्य को परिवर्तनशील मानता है। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न शिक्षण विधि क्वेश्चनिंग मेथड के जनक सुकरात माने जाते हैं। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नामों से जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म को भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? तो फ्रोबेल ने 1837 ईस्वी में जर्मनी में क्या किया था? तो ब्लैंकेनबर्ग में अपना स्कूल खोला था, जिसे 1840 में किंडरगार्टन नाम दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? सदस्यों का भरण पोषण और सुरक्षा करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और हस्तांतरण, बालकों का समाजीकरण और शिक्षा की व्यवस्था करना। मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य वैल्यू शब्द लैटिन के वैलेरे से बना है, जिसका अर्थ है उपयोगिता या महत्व। अर्थात मूल्य वे मानदंड या विश्वास हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं और समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होता है? तो बाल अपराध मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कानूनी अपराध जैसे चोरी करना, हिंसा और जुआ खेलना। सामाजिक अपराध जैसे स्कूल से भागना, अवज्ञा करना, आवारागर्दी। बाल अपराध के प्रमुख कारणों में पारिवारिक कलह, गरीब और अशिक्षा शामिल है। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1881 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से हुई थी। मैकॉले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो लॉर्ड मैकॉले ने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की परिषद के सामने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को जारी हुआ था, जिसके आधार पर कंपनी ने अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? तो निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन में मुख्य रूप से 9 से 14 वर्ष के उन वर्गों पर अधिक दबाव फोकस डाला गया है जो विद्यालय छोड़ चुके थे। शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का है। उन्होंने व्यक्ति और राज्य समाज के हित को एक दूसरे का पूरक माना था। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो भारत में औपचारिक रूप से प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 में शुरू होती है। कब? 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रारंभ होती है।
अगला प्रश्न हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, जो उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसलिए इसे मुदलियार आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने इस आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को की थी। हंटर कमीशन की क्या विशेषताएं थी बताइए? तो हंटर कमीशन 1882 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। कौन कौन सी? प्राथमिक शिक्षा पर जोर। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व तो स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को सौंपने की सिफारिश की थी। भारतीय भाषाओं को महत्व। हंटर कमीशन ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी क्षेत्रीय भाषाएं वर्नाकुलर रखने पर बल दिया गया। अनुदान प्रणाली। हंटर कमीशन ने निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता प्रणाली ग्रांट इन एड को उदार बनाने की बात कही। धार्मिक तटस्थता। सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा देने की सिफारिश की थी किसने? हंटर कमीशन ने। अगला प्रश्न हमारा, वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। तो देखिए, वुड के घोषणा पत्र 1854 के 4 प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? परीक्षा केंद्रित शिक्षा। वुड के घोषणा पत्र ने शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने का साधन बना दिया। अंग्रेजी को अत्यधिक महत्व। वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई और अंग्रेजी माध्यम को नौकरी पाने के लिए अनिवार्य कर दिया, जिससे जनसाधारण शिक्षा से वंचित रह गया। निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रभाव। यद्यपि वुड के घोषणा पत्र ने जन शिक्षा की बात की, लेकिन व्यवहार में इसने उच्च शिक्षा को ही शिक्षित करने पर ध्यान दिया, इस उम्मीद में कि शिक्षा छन छन कर नीचे आएगी। कठोर सरकारी नियंत्रण। वुड के घोषणा पत्र से शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे भारतीय शिक्षा संस्थाओं की क्या हो गई? स्वतंत्रता समाप्त हो गई। भारतीय शिक्षण संस्थाओं की क्या स्वतंत्रता समाप्त हो गई वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मैकॉले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। तो लॉर्ड मैकॉले को भारतीय आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि मैकॉले ने अपने 1835 के विवरण पत्र द्वारा भारत में प्राच्य ओरिएंटल शिक्षा के विवादों को समाप्त कर अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की नींव रखी। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक रूप दिया, जिससे भारत के लिए विश्व के ज्ञान के द्वार खुले। यद्यपि इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के लिए क्लर्क तैयार करना था, परंतु कालांतर में इसी अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता के विचार भी जगाए। अगला प्रश्न हमारा, मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं लिखिए। तो ईसाई मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। कौन कौन सी? आधुनिक शिक्षण विधियां। मिशनरी स्कूलों ने रटने की जगह आधुनिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया। निश्चित पाठ्यक्रम। मिशनरी स्कूलों में कक्षाओं के अनुसार सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम और समय सारणी का पालन किया जाता था। चरित्र निर्माण। मिशनरी स्कूलों में नैतिक शिक्षा और अनुशासन पर विशेष बल दिया गया जाता था और इसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी शामिल था। अंग्रेजी माध्यम। मिशनरी स्कूलों का शिक्षा का माध्यम मुख्य रूप से अंग्रेजी होता था। मुद्रित पुस्तकें। मिशनरी स्कूलों ने हाथ से लिखी पोथियों की जगह छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस द्वारा तैयार पुस्तकों का प्रयोग शुरू किया। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ? तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008 और 9 के अंत तक 31 मार्च 2009 तक कुल व्यय लगभग 13,328.79 करोड़ रुपए राज्य स्तरीय आंकड़ों के अनुसार हुआ था। नोट, राष्ट्रीय स्तर पर 2009-10 में इसका बजट लगभग 27,552 करोड़ रुपए था, लेकिन परीक्षा में अक्सर राज्य विशिष्ट पुराना आंकड़ा पूछा जाता है। बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किए? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। बाल अपराध को मनोवैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने का एक श्रेय सिरिल वर्ट को जाता है। उन्होंने 1925 में कहा कि एक बालक को तब अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाएं कि उनके प्रति कानूनी कार्रवाई आवश्यक हो जाए। कानूनी दृष्टिकोण।
भारत में बाल अधिनियम को एक रूपता प्रदान करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम 1986 लागू किया गया था, जिसे बाद में संशोधित 2000 और 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। तो राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन प्राप्त करने के प्रमुख शैक्षिक साधन निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? समान पाठ्यक्रम, पूरे देश में एक समान और धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम लागू करना, राष्ट्रभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के सम्मान के साथ एक संपर्क भाषा का विकास, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति सम्मान की भावना जगाना, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर जैसे पर्वों को सामूहिक रूप से मनाना, अंतर्राज्यीय कार्यक्रम, छात्रों के लिए भ्रमण और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित करना। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय एकता विकसित करने में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैसे? संकुचित राष्ट्रीयता का त्याग, शिक्षक को छात्रों के मन से अंध राष्ट्रभक्ति निकालकर उन्हें विश्व नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना, वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझाना, मानवाधिकारों का ज्ञान, छात्रों को मानव अधिकारों और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कार्यों के बारे में जानकारी देना, निष्पक्ष दृष्टिकोण, इतिहास और भूगोल पढ़ाते समय दूसरे देशों के प्रति पूर्वाग्रहों को दूर करना और उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान जगाना। ये हमारे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एकता विकसित करने में अध्यापक की भूमिका है। अगला प्रश्न आ रहा, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य शब्द का शाब्दिक अर्थ उपयोगिता या महत्व है। ये लैटिन भाषा के शब्द वैल्यू से बना है। शिक्षा और समाजशास्त्र में मूल व मानदंड विश्वास या आदर्श हैं जो किसी समाज के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या उचित है और क्या वांछनीय है। जैसे सत्य, अहिंसा और ईमानदारी क्या है? हमारे मानवीय मूल्य है। तो मानवीय मूल्य एक प्रकार से क्या है? हमारे सद्गुण। तो आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।